हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मिस डीडीएस क्लासेस में। तो आज जैसे कि मैंने कहा था कि मैं नोट्स प्रोवाइड करती रहूँगी। अब तो आपको जो है क्लासेस जब मिलना जो है शुरू भी हो चुका है। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम MGKVP के सेकेंड सेमेस्टर के लिए आपका जो पेपर है शैक्षिक तकनीकी एवं कंप्यूटर से अनुदेशन, उसका एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आएगी वीडियो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। आई होप कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने कोशिश की है इजी लैंग्वेज रखने की, तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। तो शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो प्रश्न मैंने रखा है इस पेपर में वो है शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता या महत्व का वर्णन कीजिए। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है केवल कि शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता क्या है, या पूछ सकता है शैक्षिक तकनीकी के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो चाहे आवश्यकता पूछे चाहे महत्व पूछे, दोनों एक ही पॉइंट से आप समझा सकते हैं। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आंसर में देखिए आप हेडिंग डाल सकते हैं शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकता एवं महत्व। तो यहाँ पे जैसे पहले लिखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम, रुचिपूर्ण एवं प्रभावशाली बनाती है। वर्तमान शिक्षा का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होता है। शैक्षिक तकनीकी की आवश्यकताओं और महत्व को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। तो अभी आपने प्रीवियस वीडियो मेरी देखी थी जिसमें मैंने बताया था कि शैक्षिक तकनीकी है क्या और क्या करती है। तो जैसे हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जब हम तकनीकी का उपयोग करते हैं तो वो शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आता है। अब जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का यूज करते हैं, टेलीविज़न का यूज करते हैं, प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, आपके मॉडल का यूज करते हैं, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षा में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो इससे होता क्या है, तो आपको भी पता है कि अगर केवल टीचर व्याख्या के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा या मुंह से केवल बता के चीज़ों को समझाने की कोशिश करेगा तो शायद वो हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट नहीं डालता जितना कि अगर वो कोई भी श्रव्य दृश्य सामग्री यूज करता है तो हमें समझ में आ जाता है। सिंपल सी बात है, आप भी देखते होंगे कि अगर अध्यापक प्रोजेक्टर का यूज कर लिया या कंप्यूटर का यूज करके या मॉडल का यूज करके हमें समझाने की कोशिश करता है तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है वो कैसी हो जाती है, सरल हो जाती है, आसान हो जाती है और कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी हो जाती है। यानी बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है पढ़ाई को लेके और कहीं ना कहीं प्रभावशाली भी बनता है जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया होती है। तो ऐसा होता ही है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वर्तमान में देखिए शिक्षा का कोई भी अगर क्षेत्र हो, यानी किसी भी तरह की शिक्षा हो, ऐसा नहीं कि केवल हम कह रहे हैं कि कोई केवल साइंस वाले डिपार्टमेंट में ऐसा है, नहीं। हर एक डिपार्टमेंट में आप शिक्षा का कोई भी क्षेत्र देखेंगे, हर जगह आपको टेक्नोलॉजी का यूज मिल ही जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ना कि हर जगह कहीं ना कहीं आपका ये जो है शैक्षिक तकनीकी उपयोग हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में। तो हम इसके जो आवश्यकता और महत्व है हम इनको पॉइंट टू पॉइंट, कुछ मैंने यहाँ पे 15-16 पॉइंट रखे हैं, उन्हीं के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला पॉइंट हमारा है, यह शिक्षा प्रक्रिया को सरल, स्पष्ट, वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ व प्रभावशाली बनाती है। वही अभी जो मैंने बात कही कि जब हम इन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, शैक्षिक तकनीकी का यूज करते हैं शिक्षा प्रक्रिया में, तो उससे बच्चों को सारी चीज़ें बहुत आसानी से यानी सरल भाषा में समझ में आ जाती हैं और चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती हैं। और ऐसा नहीं कि आप केवल इमेजिन करके सारी चीज़ों को बता रहे हैं, उसका एक वैज्ञानिक, एक वस्तुनिष्ठ जो है चीज़ें हमको निकल के देखने को मिलती हैं कि हाँ ऐसा लॉजिकल है कि मतलब ऐसा वाकई में होता है, ऐसा नहीं कि हवाई बातें हो रही हैं। वो हमको बिल्कुल प्रूफ दिखाता है। यानी जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं किसी चीज़ को समझाने में तो कहीं ना कहीं बिल्कुल स्पष्ट रूप से सही साबित होती है और बच्चों को अच्छे से समझ में भी आती है, उसका एक प्रूफ होता है। तो वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ भी होता है और शिक्षा अधिगम प्रक्रिया प्रभावशाली भी बनती है। दूसरा है, यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है, यानी एक डायरेक्शन देता है। शैक्षिक तकनीकी जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है उसको एक मार्गदर्शन देती है, एक रास्ता प्रदान करती है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया कैसी हो, बिल्कुल प्रभावशाली बन जाए।
तीसरा है, यह प्रभावशाली शिक्षण हेतु नई नई विधियों के विकास पर जोर देती है। यानी जब हम शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि जो शिक्षा प्रक्रिया है, जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया है, वो प्रभावशाली बने ही बने। लेकिन उसको प्रभावशाली बनाने के लिए ये क्या करता है कि जो नई नई विधियां हैं उसके विकास पर जोर देता है। यानी कोशिश करता है कि नई नई विधियों का प्रयोग हो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में, ताकि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया कैसी बने, प्रभावशाली बने। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा, जैसे आप प्रदर्शन विधि यूज करते हैं, आप ये सब जो विधियाँ यूज करते हैं, सैमपट विधि यूज कर रहे हैं, केवल व्याख्यान विधि नहीं, आप अलग अलग विधियाँ यूज कर रहे हैं। मॉडल जो है उससे दिखाकर बता रहे हैं, कोई भी चार्ट दिखाकर बता रहे हैं, या फिर कोई कंप्यूटर के माध्यम से या प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ों को बता रहे हैं। मैं यहाँ पे केवल एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए, जब आप ये सारी चीज़ें का प्रयोग करते हैं तो नई नई विधियाँ कहीं ना कहीं डेवलप हो रही हैं, क्योंकि आपको भी पता है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बहुत सारी विधियाँ हैं। आपकी ह्यूरिस्टिक विधि है, यानी अन्वेषण विधि है, खोज विधि है, आगमन है, निगमन है, व्याख्यान है, सैमपट है, बहुत सारी ऐसी विधियाँ हैं ना। तो नई नई विधियों के विकास पर भी जोर देता है ये। चौथा पॉइंट है, इसके द्वारा प्रत्येक छात्र को उसकी योग्यता, क्षमता एवं रुचि के अनुसार सीखने का अवसर प्राप्त होता है। यानी जो प्रत्येक बच्चा है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया, जब हम शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करते हैं शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में, तो आपने ये देखा होगा क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हैं। आपको भी पता है कि जो एक क्लास होता है वो कहीं ना कहीं इंक्लूसिव क्लासेस होती हैं, मतलब उसमें हर तरह के बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि के बालक भी हो सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल तरह के बालक भी हो सकते हैं। तो जो शैक्षिक तकनीकी है उसकी मदद से हम प्रत्येक बच्चे को कहीं ना कहीं उसकी योग्यता, उसकी क्षमता और रुचि के अनुसार सीखने का अवसर देते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को केवल व्याख्यान विधि के माध्यम से समझ आ जाए, कुछ को सैमपट विधि के प्रयोग से समझ में आ जाए, कुछ लोगों को उन दोनों से नहीं समझ में आता, तो अगर उसे मॉडल या कोई कंप्यूटर या प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश करे तो उससे समझ में आ जाए, होता है ना। तो प्रत्येक बच्चे की योग्यता, क्षमता और उसकी रुचि के अनुसार उसको सीखने का अवसर मिलता है जब शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग होता है। तो पांचवा है, यह छात्रों को तो जो छठा पॉइंट है वो है शैक्षिक तकनीकी ज्ञान का संचय, प्रसार तथा विकास करती है। यानी जैसे शैक्षिक तकनीकी क्या है, शैक्षिक तकनीकी जब हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान इसका उपयोग करते हैं तो हमारा मेन मोटो क्या होता है कि जो ज्ञान, जो नॉलेज हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अच्छे से पहुंच पाए। तो उससे क्या हम ये कह सकते हैं ना कि जो शैक्षिक तकनीकी है वो क्या करती है, ज्ञान का प्रसार, संचय और विकास करती है, ठीक है। सातवां पॉइंट क्या है, यह शिक्षा प्रक्रिया में शक्ति एवं समय के अपव्यय को नियंत्रित करती है। इसको आप कैसे समझेंगे, जैसे अगर हम केवल एक क्लास की बात करें जिसमें शैक्षिक तकनीकी का उपयोग नहीं हो रहा है, तो आप ये इमेजिन करके चलो, तो उसमें अध्यापक बहुत चीज़ों को समझाने की कोशिश करता है, व्याख्या के माध्यम से बोल बोल के समझाने की कोशिश करता है, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है तो वो फिर से बार बार ट्राई करता है। तो उससे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि शक्ति भी खत्म हुई, चाहे वो विद्यार्थी की, वो भी कोशिश कर रहा है समझने की, अध्यापक समझाने की कोशिश कर रहा है, तो शक्ति का तो अपव्यय हुआ है, यानी जो शक्ति है वो तो नष्ट हो ही रही है। साथ ही साथ आप देखोगे समय भी नष्ट हो रहा है, क्योंकि जहाँ पर एक पॉइंट को समझाने में केवल हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा समय, मान लो 2 मिनट का समय लगता है, वहाँ पे अब उस चीज़ को समझाने में अध्यापक को 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है। तो समय की भी हानि हो रही है, शक्ति की भी हानि हो रही है। लेकिन अगर जब अध्यापक किसी शैक्षिक तकनीकी का उपयोग कर लेता है, यानी किसी भी मान लो श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके समझाने की कोशिश कर रहा है, तो बच्चे को वो चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ गई, तो समय की भी बचत हो गई और शक्ति की भी बचत हो गई। तो ये पॉइंट यहाँ पे रखा गया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? अगर आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। और दूसरी बात कि अगर पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ पाएँ, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, 8वां पॉइंट। तो यह शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रेरक तथा रोचक बनाती है। वही बात है कि शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जब हम इनका यूज करते हैं तो वो जो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है सीखने के लिए, तो अधिक प्रेरक और रोचक भी बनती है, ठीक है। 9वां है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है।
यानी देखिए, जब हम शिक्षा अधिगम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं तो शिक्षण के दौरान समस्याएं तो आएंगी ही और उनका समाधान भी ज़रूरी है। तो किस समस्या का समाधान किस तरह से हो, शैक्षिक तकनीकी उसके लिए भी रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन प्रदान करती है। वो ये बताती है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान करना ज़्यादा सही रहेगा, कौन सा रास्ता इस समस्या को समाधान के लिए ज़्यादा सही है या उचित है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चे को कोई मैथ का सवाल है, कोई मैथ का क्वेश्चन है, तो उस को समझाने के लिए आप व्याख्या का उपयोग करते जाएंगे तो शायद उतनी अच्छे से बच्चे को समझ में नहीं आई। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उनको हम क्या करते हैं, जैसे हमको प्लस या माइनस सिखाना है तो हम क्या करते हैं, हम पेन ले लेते हैं या फिर कोई भी जैसे बुक ले लिया, पेन ले लिया कि 2 + 2 = 4 होता है, तो बच्चों को केवल बोल दिया, नहीं समझ में आया। तो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, उनकी समस्या है कि सर या मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो आप क्या करते हो, फिर आप जो भी पेन है या उससे समझाने की कोशिश करते हो, यानी एक तरह से मॉडल या फिर कोई भी प्रदर्शन या फिर किसी भी चीज़ से लेके समझाने की कोशिश कर रहे हो किसी विधि का उपयोग करके, तो बच्चों को जो है अच्छे से समझ में आ गया। तो किसी भी समस्या, जो शिक्षण समस्या है उसके समाधान के लिए शैक्षिक तकनीकी जो है एक मार्गदर्शन प्रदान करती है कि इस तरह से करने पर यह समस्या अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, समाधान हो जाएगा इसका। अगला पॉइंट है, इसके द्वारा कम समय में अधिक ज्ञान देना संभव हो सका है। तो इसका देखो सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देती हूँ मैं। आपने कंप्यूटर देखा होगा, ठीक है, देखा है ना कंप्यूटर। अब या फिर प्रोजेक्टर मान लो, तो आप एक क्लास में अब अगर किसी बच्चे को आप समझा रहे हो नहीं समझ में आ रहा, तो आप प्रोजेक्टर या फिर कंप्यूटर का उपयोग करके आप एक ही सोचो कि एक क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो आप उस कंप्यूटर या प्रोजेक्टर का उपयोग करके बड़े से वॉल पे आप अगर आप प्रोजेक्टर यूज कर लेते हो, मान लो प्रोजेक्टर की बात कर रही हूँ, तो उससे अगर आप दिखा के समझाओगे तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस चीज़ को सीख पाएंगे। है ना, कि सीख पाएंगे कि नहीं, आप लोग खुद सोच लो कि अगर हम चीज़ों को अगर हम शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कम से कम समय में अधिक से अधिक ज्ञान ले पाते हैं, समझ पाते हैं चीज़ों को। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि आजकल सोच लो आप कि कोविड के दौरान स्कूल कॉलेज सब बंद हो गए थे, तो वहाँ पे जो है टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, घर बैठे लोगों को एजुकेशन दी गई। तो वहाँ पर आप देखो कि कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक ज्ञान को पहुँचा दिया गया। यानी क्लास में भले क्लास बहुत ज़्यादा उतना लंबा नहीं चला जितना पहले चलता था या उस तरीके से नहीं चला, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कोई भी पॉइंट हमें समझाना हुआ तो वो समझ पाए। इसके अलावा सीधा साधा एक एग्जांपल आप ले लो कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेज हो रही हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं लेकिन उनको फिर भी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिल पा रही है क्योंकि सोशल मीडिया पे इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं। 11वां पॉइंट है, यह शिक्षकों एवं छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। क्योंकि देखो शिक्षक की भी कुछ आवश्यकता होगी कि हमको कुछ इस तरह का टेक्नोलॉजी मिल जाए कि हम चीज़ों को अच्छे से समझा पाएँ। बच्चा भी चाहता है, यानी छात्र भी चाहता है कि हमको कुछ ऐसी इस तरह से समझाए या इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समझाते तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तो शिक्षक की भी आवश्यकता है, छात्रों की भी आवश्यकता है, तो दोनों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की यह पूर्ति भी करता है। 12वां पॉइंट है, यह शैक्षिक अनुसंधान में सहायता प्रदान करती है। यानी अनुसंधान मतलब क्या, एक तरह का खोज, रिसर्च, तो उसमें भी ये काफ़ी मदद करती है टेक्नोलॉजी की। इस तरह से करेंगे तो हमको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये पॉइंट भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी हम कह सकते हैं कि बहुत आवश्यक है या महत्वपूर्ण है। तो चलिए 13वां पॉइंट भी दिखा देती हूँ नेक्स्ट पेज पे आपको। तो ये हम आ चुके हैं अपने अगले पेज पे। तो यहाँ पे 13वां जो पॉइंट हमारा है वह है, यह अधिक से अधिक छात्रों को अधिकतम सूचनाएं सर्वोत्तम तरीके से प्रदान करती है। यानी सर्वोत्तम तरीके से देने का मतलब कि जो किसी पॉइंट को समझाने के लिए जो बेस्ट तरीका हो सकता है किसी भी सूचना को, उससे हम कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को ये सर्वोत्तम तरीके से उन सूचनाओं को प्रदान करने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि कंप्यूटर या प्रोजेक्टर वाली बात की, वो एक किसी भी चीज़ को समझाने का हो सकता है एक बेस्ट तरीका निकल के आए, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हम बहुत अच्छे से पहुँचा पाते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी आवश्यक और महत्वपूर्ण है शैक्षिक तकनीकी। 14वां पॉइंट है, यह शिक्षा प्रक्रिया के परिणामों की जांच के लिए उचित मूल्यांकन प्रविधियों के विकास पर बल देती है।
देखिए आजकल जो शिक्षा प्रक्रिया में हम परिणामों की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो उचित मूल्यांकन की विधियों पर भी शैक्षिक तकनीकी हम कह रहे हैं कि काफ़ी बल देती है कि जो है बहुत अलग तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जांच हो, मूल्यांकन हो। तो आप OMR शीट भी देख सकते हैं कि OMR शीट कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो एक हम कह सकते हैं कि जो परिणाम की जांच है उसके लिए भी जो बेस्ड या उचित मूल्यांकन प्रविधियां हैं उसके विकास पर भी ये जोर देता है शैक्षिक तकनीकी कि इस तरह से टेस्ट हो या इस तरह से बच्चों का मूल्यांकन हो तो बहुत जो है ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे आजकल हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रोसेस है वो ज़्यादा अच्छे से निकल के आया है, ज़्यादा आप देखने को मिल रहा होगा, सारे एग्जाम आपको इसी तरह से हो रहे हैं। उसके अलावा अब तो जो है कहीं ना कहीं कंप्यूटर बेस्ड सारे टेस्ट होने लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं डेवलप ही हो रही है मूल्यांकन के लिए। तो मूल्यांकन की जो विधियां हैं उसके विकास पर भी जो शैक्षिक तकनीकी है काफ़ी जोर दे रही है, काफ़ी बल दे रही है। जहाँ पर पहले केवल हमें सीट मिल जाती थी, पेपर मिल जाता था, बुकलेट वगैरह मिल जाती थी, हम उसके अकॉर्डिंग अपना पेपर देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब सारे जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने लग जा रहे हैं। सारे जो बड़े बड़े एग्जाम हैं वो अब कंप्यूटर बेस्ड हो रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये उचित मूल्यांकन प्रविधियों का ही तो एक तरह से एग्जाम्पल है। तो 15वां हमारा है, ये मूल्यांकन के पश्चात छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच कर अपेक्षित पुनर्बलन एवं पृष्ठपोषण पर भी बल देती है। यानी मूल्यांकन करने के बाद छात्रों का जो व्यवहार है उसकी जांच करके जो है ऐसे आप देखिए इसको इस तरह समझिए कि एक बच्चा जो है हो सकता है कि कुछ उसका एग्ज़ाम कुछ जो है उतना बेहतर नहीं गया, तो उसका जो रिस्पॉन्स रहता है बाद में, यानी मूल्यांकन के पश्चात जब उसे अपना रिजल्ट पता चलता है तो उसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे पुनर्बलन और पृष्ठपोषण किस तरह मिले इस पर भी जो है शैक्षिक तकनीकी बल देती है कि इस तरह से बच्चे को पृष्ठपोषण मिलेगा या समझाया जाएगा, चीज़ों को पुनर्बलन मिलेगा तो बच्चा फिर से बहुत अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएगा जो वो पहले शायद नहीं सीख पाया था। तो मूल्यांकन के पश्चात जो छात्रों की जो व्यवहार होता है, अंतिम व्यवहार, ये उसकी एक तरह से जांच करता है कि बच्चे को कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरह से उसे और समझाया जाएगा कि बच्चा और बेहतर कर पाए, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो हम वही कह सकते हैं कि जो पुनर्बलन है और पृष्ठपोषण है उस पर भी ये बल देता है शैक्षिक तकनीकी। ठीक है। 16वां हमारा है, यह पाठ्यक्रम के विकास में भी सहायता प्रदान करती है। यानी आपको भी पता है कि पाठ्यक्रम समय के अकॉर्डिंग समय समय पर चेंज होता रहा है। आप स्टार्टिंग से अब तक देखोगे तो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो हमेशा समय समय के अकॉर्डिंग चेंज होता आ रहा है। पहले सिलेबस अलग था, फिर आप देखो NCF जो आ रहा है, NEP जो आ रही है, ये सब क्या है, ये यही तो बता रही है कि समय के अकॉर्डिंग अब क्या नीड है बच्चों की, समय की क्या मांग है, उसके अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो उसके विकास में भी, यानी पाठ्यक्रम के विकास में भी शैक्षिक तकनीकी बहुत सहायता करती है, बहुत मदद करती है कि अब क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से पाठ्यक्रम को जो है विकसित किया जाए, पाठ्यक्रम का विकास किया जाए बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से। तो यहाँ पे 16 पॉइंट मैंने रखे हैं, मुझे लगता है इतना इनफ है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी है तो इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, आप इतना समझ गए होंगे तो आपको भी पता चल गया होगा कि जो शैक्षिक तकनीकी है वो हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है। तो लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि इन सब के अतिरिक्त भी शैक्षिक तकनीकी अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वाह करती है जो इसकी आवश्यकता एवं महत्व की व्याख्या करती है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, दोस्तों को भी जोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तब तक आप लोग अच्छे रहेंगे, खुश रहेंगे, घरों में अपने सेफ रहेंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।